हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज का हमारा टॉपिक है कि स्टॉप लॉस कहां लगाएं। स्टॉप लॉस लगाने का जो सही तरीका है वो हमें हमेशा पता होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, ऑपरेटर ऊपर से शेयर प्राइस को तोड़ देता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है वो वापस से शेयर प्राइस ऊपर चला जाता है और हम देखते रहते हैं और ये समझते हैं कि यार जब भी आज तक भी स्टॉप लॉस लगाया है ना वो हिट हो जाता है। और जैसे ही हिट होता है कि वहीं से ऊपर चला जाता है, तो पता नहीं लोगों को कैसे पता चलता है कि यार मेरा स्टॉप लॉस यहां पर लगा है, जहां मेरा स्टॉप लॉस होता है वहीं हिट होता है और साथ के साथ ऊपर चला जाता है। और जब कभी मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूं तो शेयर प्राइस बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है और नुकसान हो जाता है। तो सही तरीका है क्या? देखो, स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका बेसिकली हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है और इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं या फिर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर हम लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर में कुछ लोग क्या करते हैं कि 4% अगर ऊपर गया तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, 2% नीचे गया तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो मैं लॉस बुक कर लूंगा। ये सही तरीका कभी भी नहीं होता। परसेंटेज के हिसाब से ऐसे स्टॉप लॉस को लगाना कभी भी सही तरीका नहीं होता। स्टॉप लॉस को सही लगाने का तरीका होता है कि जो हम एंट्री कर रहे हैं ना वो किस चार्ट पैटर्न के बेस पर कर रहे हैं या किस एल्गो के बेस पर कर रहे हैं। तो अगर हम किसी चार्ट पैटर्न के बेस पर अगर हम एंट्री कर रहे हैं, सपोज हेड एंड शोल्डर के बेस पर अगर हम एंट्री कर रहे हैं, तो हमें हमेशा एंट्री पॉइंट भी सही डिसाइड करनी है कि या तो ब्रेकआउट वाला लेवल है या फिर वो जब हमारा राइट शोल्डर से चीजों को घूमना शुरू हो जाए तब वो हमारा लेवल है। और जो सही स्टॉप लॉस होता है वो स्टॉप लॉस होता है कि उस शोल्डर के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो वो स्टॉप लॉस होता है। तो ये परसेंटेज वाइज कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। अगर ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न के बेस पर काम कर रहे हैं तो वहां पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए जो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न का सही स्टॉप लॉस बनता है। देखो, जो चार्ट पैटर्न हमारा डेवलप हो रहा होता है ना, वो चार्ट पैटर्न जब डेवलप हो रहा होता है तो अगर वो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो वहां होना चाहिए जब वो चार्ट पैटर्न डिटेरियरेट हो जाए। जिस चार्ट पैटर्न के बेस पर हम काम कर रहे हैं वो चार्ट पैटर्न एक्चुअल में वैसा नहीं रहे तो हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। परसेंटेज वाइज स्टॉप लॉस कभी अच्छे से काम नहीं करते। अब अगर इंट्राडे की बात करें तो कोई किसी तरीके से कोई सुपर ट्रेंड पर काम करता है और कोई डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो जो जो स्ट्रेटजी के बेस पर है उसके हिसाब से स्टॉप लॉस हमेशा डिफर करते हैं। और अगर मैं अपनी वाली स्ट्रेटजी की बात करूं, जिस स्ट्रेटजी पे मैं काम करता हूं, तो मैं स्विंग ट्रेडर हूं बेसिकली। बहुत लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट में मेरी बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं रहती। टोटल पोर्टफोलियो का मुश्किल से 10-12%, 20% तक ही मेरा ऐसा रहता है कि मैंने लगाया और छोड़ दिया। उसका रीजन है कि मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं है कि मैं लगा के छोड़ दूं और 15-20% में मैं खुश रहूं। तो मैं सोचता हूं कि हमेशा 30-40-45% पैसे ट्रेडिंग से बन जाने चाहिए और इसीलिए मैं थोड़ा सा एक्टिव रहकर काम करता हूं और स्विंग ट्रेडिंग में बिलीव करता हूं। स्विंग ट्रेडिंग में मैं इसी तरीके से काम करता हूं कि 15-20% मुझे 6 मंथ्स में मिलते रहे तो मेरा 30-40-45% हमेशा साल का बन जाता है। तो वो मेरा एक तरीका रहता है। और जब मैं उस स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस की बात करता हूं तो जो मेरा तरीका है ना स्टॉप लॉस का, वो कभी भी प्राइस वाइज स्टॉप लॉस का मेरा तरीका होता ही नहीं है, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस में बहुत ज्यादा बिलीव ही नहीं करता। मैं तो कंपनीज को कैसे सिलेक्ट करता हूं कि जो ग्रेट कंपनीज हैं, जिनके हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू पिछले क्वार्टर्स में पोस्ट हो रही हैं, या मेरे पास सॉलिड रीजंस हैं कि अपकमिंग क्वार्टर्स में वो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट पोस्ट करेंगे और वो अपने लाइफ टाइम हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और जो कंसोलिडेशन है वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया है और कंसोलिडेशन से लेकर जो लाइफ टाइम हाई है वहां तक एज सच कोई रेसिस्टेंस नहीं है। तो जितना ये गैप है मैं तो उसके लिए ट्रेड करता हूं जो 30-40-45% होता है। अब वो गैप 30-40-45% का चाहे 6 महीने में मिल जाए, चाहे 3 महीने में मिल जाए, चाहे वो 1 साल में मिल जाए, अगर 1 साल तक भी मिल जाए तो 45-40% मेरा बन गया तो मेरे सारे टारगेट्स पूरे हो जाते हैं। तो यहां जो मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं वो कंपनी के सिलेक्शन में लगाता हूं, ना कि मैं प्राइसेस में। देखो, जो सबसे अच्छा तरीका एक स्विंग ट्रेडर के लिए जो कैश में काम करता है, जो मार्जिन पे या उधारी के पैसे पे काम नहीं करता, जिसको स्टॉक प्राइसेस के नीचे जाने से डर नहीं लगता। और वो डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि वहां पर जो हमने स्टॉप लॉस लगाया है ना वो स्टॉक्स के सिलेक्शन में लगाया है। स्टॉक्स के सिलेक्शन में कैसे स्टॉप लॉस लगाया है कि भाई जो मीडियोकर कंपनीज हैं उनमें काम नहीं करना, जो किसी तरह के फ्रॉड में पहले नाम आया हो, जिनकी मैनेजमेंट पे क्वेश्चन मार्क्स हो, उनमें काम नहीं करना, जिन कंपनीज में बहुत ज्यादा लोन है, हाईली डेट रिडन कंपनीज हैं, उनमें काम नहीं करना, जो सिक्लिकल कंपनीज हैं उनमें काम नहीं करना, या फिर जिनकी रिटर्न ऑन कैपिटल
एम्प्लॉयड अच्छी नहीं है उनमें काम नहीं करना, लॉस मेकिंग कंपनी में काम नहीं करना, जो मार्केट लीडर्स नहीं है या अमंग द मार्केट लीडर्स नहीं है उनमें काम नहीं करना, और जो कंपनीज लाइफ टाइम हाई पर बहुत ऊंचे प्राइस पर ट्रेड कर रही हैं उसमें काम नहीं करना जब तक वो नीचे नहीं आ जाती। तो जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस कंपनी के सिलेक्शन में होना चाहिए। आप एक चीज देखो, निफ्टी में करीब करीब 1500 कंपनीज में ठीक से काम होता है, उनमें से 700 750 में तो अच्छा काम होता ही है, और निफ्टी 500 भी अपने आप में, जो टॉप की निफ्टी 500 है, अगर आप गूगल पे सर्च भी करोगे तो निफ्टी 500 की एक लिस्ट आ जाएगी, जो टॉप निफ्टी 500 कंपनीज हैं उनमें तो पूरा ही काम होता है। अब ट्रेड करने के लिए हमें क्या निफ्टी 500 कंपनीज चाहिए? नहीं, हमें तो 14, 15, 20 कंपनीज अगर मिल जाएं तो बहुत होती हैं। जैसे मेरा क्राइटेरिया कि 5% से कम हम एक स्टॉक में नहीं लगाते और 10% से ज्यादा एक में नहीं लगाते, तो 10 और 20 कंपनीज के बीच में पोर्टफोलियो में होती हैं। तो यहां पर जो सिलेक्शन है, जो स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस कंपनीज पे लगाना है कि ये कंपनी हमारे क्राइटेरिया पर खरी नहीं उतरती तो इसको बाहर निकालो, और जो अच्छी हैं उनको रखो। अब उनमें से हम ट्रेड करते रहे। तो सपोज हमने निफ्टी जो एनएससी में 1500 कंपनीज हैं, 1500 में से हमने 17-18 कंपनीज में ट्रेड करना है, और आउट ऑफ टोटल 1500 कंपनीज हमने सिर्फ 70-80 कंपनीज चूज की हुई हैं, जिसमें से 40 बड़ी हैं और 40 मिड साइज एंड स्मॉल कैप की हैं। तो टोटल 70-80 कंपनीज हैं, उनमें से ही ट्रेड करते रहना है बस। तो जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन हमारा स्टॉप लॉस है। तो जब हमने क्वालिटी 70-80 कंपनीज चूज कर ली, और उसमें हमने सेकंड कंडीशन क्या लगाई कि जब वो नीचे के प्राइसेस पर होना तभी सिर्फ हमने परचेज करना है। तो जो सारा स्टॉप लॉस है वो ये स्टॉप लॉस है, ना कि ये कि एक ग्रेट कंपनी है, ग्रेट कंपनी अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर रही है, अच्छे रिजल्ट पोस्ट करने के बाद में भी वो अभी लाइफ टाइम हाई से काफी नीचे है, और मार्केट के गिरने की वजह से अगर वो 5% टूट गई तो मैं स्टॉप लॉस लेकर निकल गया। मींस व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस? कोई सेंस नहीं है यार। एक ग्रेट कंपनी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पोस्ट कर रही है, अच्छे चार्ट पैटर्न पर है, उसके बाद में वो लाइफ टाइम हाई से काफी नीचे है, कंसोलिडेशन से निकलना शुरू कर रही है, ओवरऑल मार्केट की वजह से वो टूट गया, और उसके बाद में हम स्टॉप लॉस लेकर निकल जाएं। स्टॉप लॉस हमें वहां लेना होता है जहां पर हमें कंपनी में दम नहीं नजर आता। जो स्पेकुलेटिव कंपनीज होती हैं, जिनके जो सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न पर जिनको लोग ट्रेड करते हैं, तो वहां स्टॉप लॉस इन कंपनीज में लगा होता है, जहां पर हमने बाकी सारी कंडीशंस सारी अप्लाई कर ली और हमारी कंडीशंस के ऊपर कंपनीज खरी उतरती हैं। वहां पर स्टॉप लॉस प्राइसेस पे नहीं होना चाहिए। नीचे आ जाए तो कोई बात नहीं, ऊपर आ जाएगा, कौन से घबराने वाली बात है। और अगर नीचे नहीं आया तो ऊपर रैली आ जाएगी और प्रॉफिट आ जाएगा। तो किसी भी कंपनी में जब पैसे लगाएं तो 3-4-6 महीने का टाइम देना होता है, उसको 6 साल भर का टाइम देना होता है। ऐसा नहीं कि आज हमने कोई अच्छी ग्रेट कंपनी फाइंड आउट की जिसमें वैल्यू है, और यहां से अगले 6-7 महीने में वो 30-35-40% ऊपर जाने का दम रखती है, जो सारे पैरामीटर्स के बेस पर है, और अगर अगले दिन वो 10-12% टूट जाए तो हम घबराने लगे कि विवेक भाई इससे निकल जाएं क्या, विवेक भाई इससे निकल जाएं क्या। देखो, जब हमने एक अच्छी चीज सेलेक्ट की है तो उसको 6 महीने का टाइम तो दें। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई चीज हमें बहुत अच्छी लग रही है तो वो इमीडिएटली कल से ही जाना शुरू कर देगी, ऐसा कभी भी नहीं होता, नेवर एवर। देखो, अगर मैं एक एग्जांपल की भी बात करूं तो SIS एक मैंने शेयर डिस्कस किया था, जो हर कंडीशन से, हर तरीके से वो बिल्कुल हमारी सारी कंडीशंस के ऊपर खरा उतरता था। उसके बाद में लेने के बाद में वो काफी दिन तक वहीं घूमता रहा, और काफी दिन तक वहीं घूमते रहने में मेरे पास काफी सारे इस तरह के क्वेश्चंस आए कि विवेक भाई ये तो बिल्कुल डलसा शेयर है, इसमें कोई दम नहीं है, ये ऊपर नहीं जाने वाला, ये तो बेकार ही शेयर निकला। लेकिन उसके बाद में जब उसने चलना शुरू किया तो 385 के आसपास हमने उसको डिस्कस किया था, 400 के आसपास, अभी वो 480 भी उसने टच किया, तो 20% गेन आ गया। अब 6 महीने के टाइम में अगर 20% का गेन आ जाता है तो साल में हमारा 40% का टारगेट ऐसे ही पूरा हो जाता है। तो कोई भी शेयर जब वो चलना शुरू करता है तो अपना गेन देने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाता, और गेन देने में उसको मुश्किल से 2-3 महीने ही लगते हैं, और 2-3 महीने में कौन से होंगे 6 महीने में किसी को नहीं पता। तो यहां पर स्टॉप लॉस लगाओ कंपनी के सिलेक्शन पे, बिजनेस के सिलेक्शन पे, ग्रोथ देखकर, बैलेंस शीट देखकर। अगर बैलेंस शीट अच्छी नहीं है उसको बाहर करो, स्टॉप लॉस लग गया अपने आप से। बिजनेस अच्छा नहीं है उसको बाहर करो, स्टॉक को वो स्टॉप लॉस लग गया। और अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न अच्छा नहीं है उसको बाहर निकालो, अपने आप में स्टॉप लॉस लग गए। तो स्टॉप लॉस इन तीनों चीजों के सिलेक्शन पर लगाना है, ना कि प्राइसेस पे। तो ये मेरा तरीका है, आप अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से डिसीजन लेके काम करना। मेरा पर्पस यहां पर आपको एक्चुअल में लॉस करने से बचाने के लिए जो मैं सिखा सकता हूं आपको, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं, सिर्फ वही करना है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज वीडियो। कल फिर मिलेंगे ठीक 5 बजे एक नई टॉपिक के साथ, जिससे हम अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्किल्स को अच्छा कर सके, उसे सुधार सके। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।